और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 8 मार्च अब तो करीब आ गया और हम भी हैं, और चाहे आप लोग भी बड़े करीब आते जा रहे हो। पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ अपने बारे के यानी मैं आपको सीबीएसई के पैटर्न के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देते हैं। ये आपके सीबीएसई के प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है सारे स्कूलों में। ठीक है, फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको, 1/1 क्या बोलते हैं उसको, 25 से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट है। ठीक है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब ये सारी डेट पे सारी स्कूलों के अंदर आ चुकी हैं। अब आप लोगों के प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होंगे। हो सकता है कि शायद अभी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा होगा कि इससे क्या है कि मेरी वीडियो को आप इसको अच्छे से उसमें क्या है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी ये भी आपको। ठीक है, तो आप लोग एक काम किया करो कि आप लोगों को जब भी टाइम मिले, ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। ठीक है, पेपर करीब है, 8 मार्च, और टाइम अब ज़्यादा नहीं है। अभी आपका जो इस महीने में जो भी आपका टाइम है, ठीक है, तो ये मोस्टली टाइम आपका जाएगा किस में, ये आपका प्रैक्टिकल में जाएगा। क्योंकि अभी आप लोगों के पास में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, वाइवा भी आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, मतलब कब एक्सटर्नल आपसे क्या चीज़ पूछे। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने इसको अच्छे से देखना है, समझना है ना। दूसरी बात, ये आप लोगों का पेपर है सीबीएसई का जो जो अभी जो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, वो तो आपके पास सभी के पास डेट शीट तो है ही है। ठीक है, 8 मार्च को अपना मैथ्स का पेपर है। तो मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ कि 8 मार्च मैथ का पेपर, टाइमिंग सभी को पता है ही है। ठीक है, टाइम भी आपको बता दूंगा मैं। टाइम होता है आपका पेपर का 10:30 से, क्योंकि सभी ने 10th क्लास के अंदर पेपर दिया होगा। ठीक है, 10:30 से, और ये 1:30 बजे तक का टाइम होता है। पेपर का पैटर्न मैं अभी आपके सामने मैं इसलिए यानी मतलब बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स का एक्चुअली क्या है कि सीबीएसई का पैटर्न आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर आए हुए हैं मार्केट के अंदर। एग्जाम आइडिया के अंदर आपको पेपर मिलेगा, और ये मतलब बहुत सारी मतलब बुक्स हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको आप लोग यानी आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आपने किया है 10th क्लास में, ये आपके 3 सेट होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ये आपके सारे सेट होते हैं। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। और ये आपको अब मैं अब आपके सामने कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ कि सेट 1, 2, 3 में कुछ ही क्वेश्चन आपके यानी चेंज होते हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपके यानी सेट 1, सेट 2, सेट 3 में होते ही हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा पेपर, है ना। अच्छा, अब मैं अब आपके सामने कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ। और वैसे एक्चुअली क्या है कि सभी लोगों ने मतलब प्री बोर्ड का एग्जाम दिया है या मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो सीबीएसई वाले पैटर्न जो होता है, ठीक है, उसी हिसाब से इसका प्री बोर्ड का एग्जाम में यानी उस चीज़ को, या क्या बोलते हैं उसको, जो उसका पैटर्न है वही ये जो स्कूल वाले देते हैं मोस्टली। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि अब आपने इसको मतलब किस तरीके से, या आपका पैटर्न और में किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर होता है, ये आपको सभी को पता ही होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर को और 18 तक ये आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, 20 तक ये होता है आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है ना ये। ठीक है, 1 से 20 के बीच में जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपका ये होता है आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो मैं इसके लिए दोनों चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एमसीक्यू पार्ट होता है ये। ठीक है, एमसीक्यू पार्ट आप इसको सॉल्व करके भी आप इसको कर सकते हो, या फिर आप इसको तुक्के भी मार सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या है, तुक्के मोस्टली क्या होता है कि वो ज़्यादा से ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये आपके गलत हो जाते हैं। बेहतर है कि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद आप इसका करेक्ट आंसर लिखें। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लोग बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं कि आपकी ये आंसर शीट जो होती है ना, ये आपकी आंसर शीट आपको दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का उन्होंने ए पार्ट लिख दिया। ठीक है, सेकंड का उन्होंने बी पार्ट लिखा, और जो थर्ड का फिर से इसका ए पार्ट लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप इसको लिखेंगे ना, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो वहाँ जो चेकर जो बैठा होता है, ठीक है, उसके दिमाग को बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। वो ये सोचता है कि इसका ए पार्ट है कि बी पार्ट है, या तो उसका आंसर लिखो वहाँ पर। अगर आप इसको आंसर लिखोगे और आंसर लिखने के बाद अगर इसका ऑप्शन लिख दिया, ठीक है, तो वैसे मैं समझता हूँ कि क्या सबसे बड़ी अच्छी बात होती है
आंसर के साथ आप इसको ऑप्शन लिखो, आंसर के साथ आप इसको ऑप्शन लिखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं कि सिर्फ इसको ABCD डाल दिया, तो जो चेकर होता है फिर वो सोचता है कि यार इसका ABCD का, अब इसमें एक्चुअली क्या होता है कि वहां पर आंसर की गिवन होती है, ये आपकी आंसर की होती है। तो आंसर की के हिसाब से हम लोग यहाँ पर हम इसको कॉपी को चेक करते हैं। दूसरी बात एक चीज बता दें कि मतलब किसी बच्चे ने ए लिख दिया, ठीक है, तो क्या है कि जो वहाँ जो चेकर होता है तो उसके आंसर याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी क्या है सारे आंसर उसको पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है कि आपने ABCD नहीं लिखना पेपर में। अगर आपने इसको ABCD लिखा, ठीक है, तो जल्दबाजी में क्या होता है कि वो क्वेश्चन कभी गलत हो जाता है या फिर वो कभी क्वेश्चन वो सही हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको आंसर यहां पर इसको जरूर लिखना है। आंसर में क्या है कि जो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू के साथ में अब जैसे ए के साथ आपका क्या ऑप्शन क्या वो है, ठीक है, वो आपने लिखना है। बी में आपको क्या दे रखा है ये भी लिखना है, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है ये आपने इसको इस तरीके से आप इसको लिखें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे, और मैं एक चीज बता दूं कि आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छे आते हैं यानी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन को सबसे पहले आप 4-5 पेज के अंदर आपने उसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। एक्चुअली पता है क्या होता है कि जो आंसर शीट जो भी वहां जो बैठा हुआ है ना चेकर, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका अगर आपका अच्छा पड़ गया, ठीक है, तो क्या है कि आपके क्वेश्चन फिर तो बस मार्क्स आते रहेंगे, ठीक है। और जब पहले अगर आपके 2-3 पेज गलत हो गए, ठीक है, तो एक वो हो जाती नहीं कि एक क्या बोलते हैं इसकी कि भाई बच्चा ठीक नहीं है और अच्छा इसका मतलब सारे क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, तो वो सारी गलती होंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात है, ठीक है। तो आंसर, और अच्छा दूसरी बात कि क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जब भी आप लिखें, ठीक है, तो राइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ठीक है, और साफ राइटिंग हो और एक एक स्टेप अगर आप इसको लिखते जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपको मार्क्स बहुत जल्दी और जब बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका ये आपका सेकंड पार्ट जो होता है वो आपका होता है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के, ठीक है, 21 से लेकर ये आपके 5 ये यहां पर होते हैं आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके 5 क्वेश्चन होते हैं यहां पर, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 5 मार्क्स होता है फिर उसके बाद है आपका ये फिर आता है आपका ये आते हैं आपके 3 नंबर के क्वेश्चन, फिर आते हैं आपके 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। 2, 3, 5 आपका ये इसका पैटर्न होता है, ठीक है। तो 2, 3, 5 में आपने इसको क्या काम करना है, ये आपका 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, 3 का हो गया और ये 5 का हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में अब आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं आपको अच्छी सी बात ये है कि जब भी आप पेपर स्टार्ट करें तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे आते हैं सबसे पहले आपने उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है या फिर आधा आता है या फिर पूरा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर जो कुछ भी आपकी मतलब वहाँ जो रहती है कंडीशन, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपने पूरे पेपर को सॉल्व करना होता है, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगना चाहिए और यहाँ पर आपको कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक मतलब कैलकुलेशन जो मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने, वो कैलकुलेशन ये है, देखो वो कैलकुलेशन है कि इसका सेक्शन ABCD इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ABCD, ये आपका MCQ हो गया, ये आपका हो गया B पार्ट, ये आपका C पार्ट्स होता है थर्ड में, और ये D पार्ट होता है आपका ये, ठीक है। तो ABCD पार्ट में हमें इसको क्या काम करना है कि इसमें आपको मोस्ट मतलब एक क्वेश्चन निकालने के लिए आपको 1 मिनट चाहिए, ठीक है, तो हो गया आपका 20 मिनट। ये यहां पर आपको 5 क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन निकालने के लिए आपसे कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जो आपको टाइम लगना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ आपका 20 मिनट्स के आसपास में, ये भी 20 मिनट। ये यहां पर जो आपको दे रखा है जो मैंने निकाली है कैलकुलेशन आप लोगों के लिए, ठीक है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन होते हैं या आपके 5 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। 5 क्वेश्चन ये आपका होना चाहिए अप्रोक्सी, हम इसको लगा लेते हैं 20 मिनट, क्योंकि एक क्वेश्चन निकालने में ये आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन है तो 5 चौक 20 यानी एक क्वेश्चन निकालने के लिए आपको कितना टाइम की जरूरत है, 4 मिनट, ठीक है, हद मार के,
ठीक है, फिर उसके बाद ये आप इसको लगा लीजिए कि यहाँ पर आपको मैंने दे दिया इसको 6 मिनट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको पूरे पेपर को सॉल्व करके इसका जो टोटल जो टाइमिंग होना चाहिए पेपर का वो होना चाहिए 2.30 आवर टोटल, मतलब हद मार के आपका 2.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद में फिर आपने ये जरूर देखना है कि हमारी कहीं इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। ठीक है, एक्चुअली पता है क्या होता है कि इसमें एमसीक्यू होता है, वेरी शॉर्ट होता है, लॉन्ग होते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपना टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, राइटिंग अच्छी रखनी है, आंसर को आप इसको ब्लैक पेन से आप इसको यानी थोड़ा डार्क कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको किया। ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है कि इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और अच्छा इम्प्रेशन की वजह से फिर आपको अच्छी मार्क्स भी निकाय के एग्जाम में फिर वो आपको दे करके फिर वो आगे चले जाते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जहाँ जो ग्राफ पेपर लगा होता है एलपीपी का जो क्वेश्चन मिलेगा, जो जहाँ जो ग्राफ पेपर लगा हुआ उस ग्राफ पेपर के आसपास ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दिया और ये 5 पेज के बाद में वहाँ आपका ग्राफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि क्या है कि ग्राफ आपने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया, ग्राफ यहाँ सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो जो चेकर होता है फिर वो सोचता है इसने क्या कर रखा। ठीक है, तो बेहतर है कि ग्राफ पेपर के आसपास में आपने उस क्वेश्चन को वहां पर इसको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़े नहीं। अगर आपने किसी क्वेश्चन को छोड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके मार्क्स टोटली गए। मतलब क्या है कि वो आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, और आपने देखो अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसका अगर आपने वहां इसका फॉर्मूला भी लिख दिया, आपको वह मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला का मार्क्स मिलता है, वह आपको फिगर का मार्क्स मिलता है, वह आपको हर चीज का मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप अच्छे से पहले देखो, एक्चुअली पता है क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर आप लोगों के हाथ में आता है। ठीक है, हाथ में आने के बाद में फिर आप लोग उसको देखते तो होने ढंग से, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि क्वेश्चन पेपर को देखना है और इसको समझना, फिर उसके बाद आप इसको स्टार्टिंग करनी है कि क्या है कि हम ये पेपर कहाँ से स्टार्ट करें और जो मतलब किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वाले क्वेश्चन को उठा लो, 5 नंबर वाले, 5 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका पेपर बड़े आराम से भी सॉल्व होगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो आपने एक नंबर वाले क्वेश्चनों में टाइम लगा दिया, ठीक है, तो देखो अगर आपका एक क्वेश्चन अगर आपका यहां पर छूट गया तो आपके 5 नंबर जाएंगे, और यहां पर अगर आपका एक क्वेश्चन छूट जाता है तो यहां सिर्फ आपका ये 1 मार्क्स जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये है पेपर पैटर्न, जिस तरीके से आपने पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो मैं आपको कुछ चीज दिखा देता हूं कि आंसर शीट में किस तरीके से चेक होती है और क्या पैटर्न होता है। जैसे किसी बच्चे की मैंने आंसर शीट को उठाया हुआ है, इसने क्या काम किया, इसने मेरा ग्राफ बना रखा है। y² = 4x का ग्राफ था, y² = 4x, तो y = 2√x। इसने लिमिट कहां से कहां तक ले रखी है, 0 से लेकर 1 तक, ये आपने y dx। अब आप देखो इसने मतलब किस तरीके से सॉल्व किया क्वेश्चन। इसने एरिया A1 ले लिया, ये पार्ट इसने A1 लिया और ये पार्ट इसने A2 ले लिया। ठीक है, तो देखो 0 to 1। अब देखो सबसे पहले तो आपने क्या काम करना है, AOI वाले क्वेश्चन में, AOI के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि AOI के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने इसका ग्राफ बनाना। ग्राफ आपने ये जो बच्चे ने ग्राफ बनाया हुआ है, ये वाला ग्राफ, ये जरा ये। ठीक है, अब ये ग्राफ बनाने के बाद फिर उसने इसकी लिमिट ली, लिमिट लेने के बाद फिर इसमें पूरा क्वेश्चन को इसने सॉल्व किया। ठीक है, अब आप देखो अगर ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का या इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इनकेस अगर इसका 5 मार्क्स क्वेश्चन आता, ठीक है, तो यहां पर इसकी स्टेप मार्किंग क्या होती, ग्राफ 1 नंबर आपका ये मिल गया, y की वैल्यू यहां तक आपने निकाला, 1 नंबर ये हो गया। ठीक है, ये इसका A1 आपने निकाल दिया, A1 निकालने के बाद इंटीग्रेशन निकाल दिया, यहां तक ये पूरा आधा नंबर ये आ गया। फिर इसके बाद ये A2 1 नंबर ये, फिर से इसके बाद वो स्टेप और फिर इसका ये आंसर, ये आपका पूरा। ठीक है, तो 1 2
और 2.5 नंबर आपकी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसमें आपको स्टेप मार्किंग भी होती है और स्टेप मार्किंग से भी मतलब यानी बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने इसको ग्राफ यानी सबसे पहले आंसर शीट पर सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन में क्या ग्राफ की जरूरत है, क्या उस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले की जरूरत है आप उस फॉर्मूले को जरूर लिखें। ठीक है, फॉर्मूला लिखोगे वहां आपको आधा या 1 नंबर वहां आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें सारा प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता। ठीक है, माइनस आपका मार्क्स नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपके लिए सीबीएसई में कोई भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, अच्छा अब उसके आगे अगर हम और देखते हैं, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, बच्चे ने क्या काम कर रखा, 1/x ये इसको बी ले लिया, इसको जेड ले लिया। इस बच्चे ने ये क्वेश्चन बना दी और ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, मान लेते हैं आपका 4 मार्क्स है। ठीक है, तो ये इसका इतना काम करने का उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसके मैट्रिक्स इक्वेशन, इसका ये आपने इसको बना दिया, एक और ये 1 नंबर आपको यहाँ का मिल गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ इसको निकाल दिया, ये यहाँ तक निकाल, या इसका आधा नंबर और अच्छा 1 नंबर यहाँ तक आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला बनाया 1 नंबर ये, और जब इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू जब निकल जाएगी, ठीक है, तो आपका टोटल मार्क्स आपका जो भी है वो आपको 4 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप इसको विशेष ध्यान रखना है कि पेपर का पैटर्न और अच्छा क्वेश्चन आप इसको किस तरीके से वहां ले जाकर के सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं 1-2 स्लाइड और मैं आपको दिखाई था, जैसे मतलब वही था, जैसे ये निकाला एडजॉइंट बच्चे निकाला, एडजॉइंट के बाद फिर यहाँ इसने मतलब क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने को फिर यहाँ इसका ये क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट करने पर आपको ये अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई निकल के, x2 आ रहा है, y3 आ रहा है, z की वैल्यू 5 आ रही है। अब देखो पूरा क्वेश्चन निकल गया बच्चे का। ठीक है, तो आपका जितना भी 4/4 है, या आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, तो उसको 4 के 4 ही मार्क्स मिलेगा, उसमें से कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखो ना इसकी आंसर शीट को, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है। ठीक है, उसके आगे क्या दे रखा है, अब जैसे ये था, मैं एक बात कर रहा हूं जनरली, जैसे f इसने ये ले रखा है। ठीक है, तो क्या काम किया बच्चे ने, डेरिवेटिव किया। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद ये किया और फिर इसके बाद ये इसके मतलब 0 लगा दिया। ठीक है, या इसका df/db जो भी इसने निकाला है। ठीक है, तो आप इसको देख रहे हो आंसर शीट को, बिल्कुल साफ, जो कुछ ही काम करना है आपने बिल्कुल क्लियर करना है। ठीक है, किसी भी, और देखो एग्जाम टाइम में जाकर के वहां होपलेस होने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, मोस्टली बच्चे पास हो जाते मैथमेटिक्स में, और ये मैं आपको सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने सीबीएसई में 30 से 35,000 आंसर शीट को मैंने चेक किया है। ठीक, और अब आज की डेट में मैं वहाँ CNS हूँ। ठीक है, CNS का मतलब होता है कि जहाँ जो कॉपी जो चेक होती हैं, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ मतलब किस तरीके से मतलब टीचर कॉपी चेक करते हैं। ठीक, तो इसलिए मैं आपको सारी बातें मैं आपको सामने में इसलिए मैं रख रहा हूँ कि पेपर सॉल्व करने का तरीका और जब पेपर चेक करने का क्या तरीका होता है हम लोगों का। हम लोग कभी भी किसी बच्चे को फेल करने की कोशिश नहीं करते, हम जहां तक होता है हम बच्चों को पास ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मैं एक चीज बता देते हैं कि अगर आपको 1-2 नंबर से फेल हो रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको पास कर दिया जाता है। अगर आपको 1 या 2 नंबर से अगर आप यानी फेल हो रहे हो, ठीक है, तो आपको पास कर दिया जाएगा। अब वहां यह नहीं हो सकता कि आपका टोटल जो मार्क्स आ रहा है, जैसे बात करते हैं, जैसे आपका पेपर 80 नंबर का है और 80 में से अगर आप ये आपके 50 मार्क्स आ रहा है और आपने कुछ नहीं लिखा आंसर शीट में, तो आप पास नहीं हो पाओगे। अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो, 80 में से अगर जो आपका 22 या 23 नंबर तक आ रहा है, ठीक है, तो +4 वो किस तरीके से करेगा कि कहीं आपने फॉर्मूला लिखा है, आधा मार्क्स दे दिया, कहीं आपने डायग्राम बना दिया, आधा मार्क्स उसका दे दिया, कहीं आपने कुछ लिख दिया, आधा मार्क्स उसका मिल गया। तो इस तरीके से आपका ये +4 किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और बताए थे आपको कि कभी किसी बच्चे के 27 मार्क्स आते नहीं है। ठीक, 27 आउट ऑफ 80,
ठीक है, जो बच्चा बिल्कुल फेल होने वाला होता है, ठीक है, उसको 27 आते नहीं है, उसके 27 किए जाते हैं। उसके 27 कैसे किए जाते हैं, वो उसका तरीका ये होता है, जो कि हम लोग ये चाहते हैं कि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो। ठीक है, फेल करने के लिए वहाँ पर हम लोग नहीं बैठे हुए। ठीक है, तो अगर जो किसी का 23 नंबर आ रहा है और अच्छा +4 अगर करना है, ठीक है, तो इसको 27 नंबर जो हम करते हैं, ठीक है, तो ये बच्चे पास करने के लिए हमने इसको +4 किया। और ये +4 अगर आप सोचते हो कि क्या है कि ये आपकी वजह से आते हैं, ये आप लोगों की गलतफहमी रहती है। हम उसी में से कहीं ना कहीं से, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कहीं आपने डायग्राम बना दिया, आधा मार्क्स दे दिया। कहीं आपने यानी उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपने कहीं कोई फॉर्मूला लिखा है तो आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि 27 कभी आते नहीं, मतलब पास बच्चा होता नहीं है, यानी जो बच्चे वीक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जो बच्चा यानी 23 तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो हम इसको ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को पास किया जाए। ठीक है, अब देखो इसके आगे स्लाइड क्या दे रखी है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये आपका एलपीपी क्वेश्चन आपको दे रखा है। एलपीपी का क्वेश्चन है, वही आपका ग्राफ पेपर होगा। ठीक है, तो ग्राफ पेपर के आसपास में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये आपको दे रखा है, ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, इसी के साथ में ग्राफ पेपर होगा, वहीं पर ग्राफ को आप इसको क्या काम करेंगे, आप इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद में जो भी आपकी जेड की जो वैल्यू निकालनी है वो आप वहीं निकाल दो, या फिर आप इसको ग्राफ पेपर पे भी अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्राफ पेपर पर सॉल्व नहीं किया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ग्राफ पेपर अगर आपका यहाँ पर लगा हुआ है, आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो, या फिर ग्राफ पेपर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आपका सही नहीं होगा, ठीक है, तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाती है ना। और क्या है, अब जैसे इसी का कॉर्नर पॉइंट जो इसने निकाले हुआ है, ठीक है, उसी क्वेश्चन के कॉर्नर पॉइंट थे ये। देखो आपने इस तरीके सॉल्व करना है, कॉर्नर पॉइंट आपने इसको निकाले, फिर इसके बाद आपने इसकी जेड की वैल्यू निकाल दी। अब आप देखो कि इस बच्चे ने बिल्कुल क्लियर और अच्छे से इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आ रहा है 160, 112, 116, 160, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 पर आपकी वैल्यू आ रही है। मिनिमम पूछा गया था इसमें। ठीक है, मिनिमम कौन सी वैल्यू आ रही है, मिनिमम आ रही है इसकी 112, यही वैल्यू आपकी कम है। ठीक है, तो उसने क्या लिखा है कि मिनिमम वैल्यू तो है लेकिन इसके पॉइंट्स कितना है, x2 और y4 पर है। ठीक है, तो इसने एकदम बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 पर ही z की वैल्यू आपकी मिनिमम आएगी। देखो है ये है, अच्छा पूरा मार्क्स यहां पर इसको मिला है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं और आप इसको अच्छे से समझ लो। ठीक, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके 2-3 टॉपिक वहां पर ही आपके बनकर के तैयार होते हैं। नंबर फर्स्ट, देखो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या मिलता है एग्जाम में। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, वैसे मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। इसमें आपका 1-1 फंक्शन तैयार करो, ये आपका 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन आप इसको तैयार कर लो। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, ये मैं गारंटी लेता हूं। ये 1-1 और ऑन टू फंक्शन तैयार कर लो। ठीक है, क्वेश्चन आपको इसी में से ही मिलेगा। ठीक है ना, और हाँ ठीक है, तो एक तो ये आपका 1-1 फंक्शन आप इसको तैयार करो अच्छे से। ठीक है, दूसरा मैं आपको बहुत सारी चीज़ है जो कि मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। ठीक है, एक आता है डिटर्मिनेंट, इसमें आपको एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। एक्स वाई जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करना ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला फॉर्मूला तैयार करो, और आपने फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इसको लिखते हैं, ए इनवर्स कितना होता है 1 अपॉन क्या बोलते हैं इसको,
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इंटू बी, बी की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है, ये वाला टॉपिक वैसे मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इस तरीके से आपने निकालनी है। उसके बाद एलपीपी का क्वेश्चन आप इसको तैयार करो, ग्राफ है, बिल्कुल सीधा ग्राफ मिलता है इसका एग्जाम के अंदर, बिल्कुल सीधा ग्राफ एग्जाम में, जो कि आपका 4-5 नंबर का होता है, ठीक है। एक आता है आपका एओआई, इसमें आपके सिर्फ 2 ही 3 पॉइंट्स है, एक पैराबोला तैयार कर लो, एक सर्कल तैयार करो और एक स्ट्रेट लाइन तैयार करो, इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आगे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एओआई हो गया, एलपीपी हो गया, और ये आपका चैप्टर फर्स्ट हो गया, डिटरमिनेंट आपका ये हो गया, ठीक है। उसके आगे मैं जरा देखता हूं, देखो ये तो आपका वही हो गया। उसके बाद देखो ग्राफ का मैंने आपको बता दिया, एलपी बता दिया। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 26, ये सारे रट्टा मारो, इनको आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो वन क्वेश्चन आपका यहां से आपको मतलब मिलने का पूरा चांस होता है, ठीक है। तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो ये मैं आपको बीच बीच में और बीच बीच में फिर क्या मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ अभी, ठीक है, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या बोलते हैं इसको बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। और देखते हैं आगे क्या है। ये तो आपका, अब आप देखो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है। प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ में A/E1 और A/E2। अब देखो क्वेश्चन क्या है वो मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। तो देखो इसने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ आपको स्टेप मार्किंग के बेस पर ही आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग मैंने आपको एक बार पहले मैंने अभी आपको भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। अगर कुछ यानी मार्क्स में अगर कुछ आ रहा है प्लस माइनस में, ठीक है, तो हमेशा मार्क्स आपका प्लस ही होगा, माइनस तो होने का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो कि अच्छी राइटिंग में लेकर के, और अच्छा फिर आप इसको यानी मतलब अच्छे से यानी क्वेश्चन को पहले समझो, फिर उसके बाद आप इसको निकालो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है। अभी हाँ मैं एक चीज़ बता दूँगा, कुछ वीडियो है अभी, ठीक है। अब ये हो सकता मैं अभी आपके सामने कल एक वीडियो में डाल दूंगा, वो है आपकी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपकी शायद 1 या 2 वीडियो पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको डालूंगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। फिर उसके बाद डालता हूँ इसकी मैट्रिक्स, और एक आएगी आपकी क्या बोलते हैं इसको डिटर्मिनेंट की, और एक एलपीपी की, ठीक है। और एक आता आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो होगा आपका रिलेशनल फंक्शन। इसमें आपका पूरा सिलेबस ये आपका यानी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और जब पूरा सिलेबस पूरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद में, ठीक है, फिर मैं आपको सीबीएसई के सैम्पल पेपर भी उठाऊंगा, ठीक है। मैं आपको बार बार मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि मैं अभी पूरा सिलेबस नहीं करा पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि टाइम कम है, इस चक्कर में। तो अभी मैं सिर्फ आपके सामने इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन करा पा रहा हूँ, और ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छी वीडियो में ला करके रखूँ, जिससे मैं आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको कई बार पहले ही बोला हुआ है कि आप वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। मार्क्स आएंगे आपके, ये गारंटी मेरी है, लेकिन आपने इसको करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। और काम अच्छे से करो, हाँ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हाँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके सामने कल एक वीडियो में आपको डाल दूंगा, या तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन की आएगी या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी की आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, हाँ, ओके, नमस्कार।